अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आफ्टर सो लॉन्ग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। बहुत से बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं जनरल स्टडीज पे एमसीक्यू सीरीज बनाऊं, क्रिमिनोलॉजी पे बनाऊं, साथ ही साथ पास्ट पेपर्स जैसे कि मैंने यूरोपियन हिस्ट्री के पास्ट पेपर्स जो हैं वो सॉल्व किए हैं, कंपाइल किए हैं। तो बहुत से बच्चे वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो भी बना दे। अब एक साथ तो सब कुछ नहीं हो सकता, इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं साथ साथ जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी कर सकूं। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम जेंडर स्टडीज के एमसीक्यूज को देखेंगे। इससे पहले जेंडर की मैंने 4 to 5 सीरीज जो है एमसीक्यूज की वो बनाई है, और आज हमारी फिफ्थ ऑलमोस्ट एमसीक्यू सीरीज होगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अच्छा, मैंने एमसीक्यूज को एज सच कवर नहीं किया कि बाकी कई जो एमसीक्यूज की बुक्स होती हैं वहां से आपको एमसीक्यूज जैसे वन लाइनर मिलते हैं। ठीक है, मैंने एमसीक्यूज को डिटेल से कवर किया है। ये एमसीक्यूज आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में भी हेल्प करेंगे अगर आप इनको अच्छे से तैयार करते हैं। ठीक है, और थोड़ी बहुत मैं इनकी डिटेल भी ऐड कर देती हूँ जो आपको एज ए रेफरेंस हेल्प करेगी आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में। ठीक है, तो अपनी जो है अपनी लाइफ में, ठीक है, सीएसएस स्पेशली सीएसएस की तैयारी के दौरान डिसिप्लिन को मेंटेन रखें जो कि हैबिट को डेवलप करेगा। और हैबिट हैबिट जो है वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेगी, और जब कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी तो ऑटोमेटिकली जो आप अचीव करना चाहते हैं वो आपको मिल के रहेगा। ठीक है, तो अपने 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 ऊपर जो है वो भरोसा रखें। और एक और एडवाइस करूंगी कि नमाज पढ़ना मत भूलें। ठीक है, अपनी स्टडी से ब्रेक लेके नमाज लाजमी अदा किया करें। आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा और आप जो है वो स्मूथली अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। जो पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ते हैं, तो अगर वो नमाज पढ़ेंगे तो उनको फील भी नहीं होगा कि उन्होंने इतना ज्यादा जो है अपने डे को यूटिलाइज किया अपनी स्टडी के लिए। अच्छा जी, चलिए बातें तो बहुत होगी, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सीएसएस जेंडर स्टडीज एमसीक्यू सीरीज। तो इसमें हम देखते हैं जी, ये पास्ट पेपर्स हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पास्ट पेपर्स हैं, 2016 से ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो 2016 में ये एमसीक्यूज आया हुआ है। बुक का नाम पूछा हुआ है और उसके राइटर का, सॉरी, बुक का नाम दिया हुआ है और उसके राइटर का नाम पूछा हुआ है। ठीक है, तो द बुक थी जी द सेकंड सेक्स इज अ वेल नोन बुक। ठीक है, इसके राइटर का पूछा हुआ है तो वो है जी सिमोनी डी बिबोर। तो सिर्फ यही एमसीक्यूज है, लेकिन मैंने इसकी डिटेल ऐड कर दी है। ओरिजिनली जो इन्होंने ये जो बुक है द सेकंड सेक्स, ये बुक कब पब्लिश हुई तो 1949 में पब्लिश हुई थी फ्रेंच में। और इसका जो फ्रेंच में टाइटल था वो ये था ली ली ड्यूगजीमी जैजी। सॉरी अगर मैंने प्रोनाउंस गलत किया हो तो आप इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये बाद में फिर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया। अच्छा जी, अगला हमारा एमसीक्यूज बनता है जी। अगली बुक है द बुक डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। ये जो बुक है ये किस राइटर की है जी? तो ये एमसीक्यू जिस तरह से पूछा गया था, द केस फॉर फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन वाज रिटन बाय शुलमित फायरस्टोन। तो ये जो बुक है ये 1970 में पब्लिश हुई। ठीक है, और बाकी आप देख लें कि इसका जो की टेक्स्ट है वो किससे रिलेटेड है। जाहिर है फेमिनिस्ट से रिलेटेड है, फेमिनिस्ट मूवमेंट एक्सप्लोरिंग द इंटरसेक्शन ऑफ जेंडर, सेक्सुअलिटी एंड पेट्रियार्की। थर्ड हमारा एमसीक्यूज बनता है जी द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज। ये पाकिस्तान में पूछा गया है, तो वो कायद आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज कहा गया है, उसको टाइटल दिया गया है। बाकी मैंने डिफरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो पॉज करके इसको आप नोट कर लें, अपने नोट्स में ऐड कर लें। ठीक है, अच्छा जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ जेंडर स्टडीज जो है वो क्या होता है, यानी एक एक ये स्पेसिफिक कह लें कि इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि जेंडर स्टडीज पे डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसमें मजीद जो एडवांसिंग नॉलेज होता है उसको उसके ऊपर फर्दर रिसर्च की जाती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने डिफरेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन जेंडर स्टडीज को यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे जी द क्लेमन इंस्टीट्यूट फॉर जेंडर रिसर्च एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये इसको आप इस रेफरेंस को आप अपने इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप इसको एज ए रेफरेंस ऐड कर सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा इम्पेक्ट रहेगा एग्जामिनर पे। सेकेंड है जी द इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन वुमेन जेंडर एंड सेक्सुअलिटी एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। मजीद इसकी डिटेल आप देख लीजिएगा। एंड थर्ड वन है द जेंडर स्टडीज प्रोग्राम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल। फोर्थ वन है जी
the Institute for Gender and Development Studies at the University of the West Indies focuses on gender and development issues on the Caribbean and globally। ठीक है, तो ये आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और इनको अपने नोट्स में ऐड कर लें। ठीक है, और फिफ्थ वन है हमारे पास यहाँ पे द सेंटर फॉर वुमेन्स एंड जेंडर स्टडीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन। ठीक है, तो इनको लाजमी नोट कर लीजिएगा। अच्छा, अगला हमारा एमसीक्यूज बनता है जी, द हदूद ऑर्डिनेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। ये जस्ट इस तरह से एमसीक्यूज पूछा हुआ है। ये कब जो है हदूद ऑर्डिनेंस, इसको कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? तो ये 1979 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और किसके दौर में करवाया गया था, ये इसको आपको लाजमी पता होना चाहिए। तो ड्यूरिंग द मिलिट्री रूल ऑफ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इंट्रोड्यूस करवाया गया। देन इसका मकसद क्या था, यानी लीगल जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, और इसमें कौन कौन से लॉज जो है वो शामिल थे, वो था जी जो ऑफेंसेस जैसे कि थेफ्ट हो गया, रॉबरी, अडल्ट्री, फॉल्स एक्यूजिशन ऑफ अडल्ट्री वगैरह। ठीक है, लेकिन इसमें वुमेन्स के लिए इतनी कोई बात की नहीं, इतनी कोई खास बात नहीं की गई थी, तो बाद में इसमें अमेंडमेंट की गई। अच्छा जी, अगला हमारा एमसीक्यूज बनता है जी, द सीट रिजर्व फॉर वुमेन इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान 2023। ये मैंने अपडेटेड जो है यहाँ पे मेंशन किया है। तो हमारी जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसमें वुमेन्स के लिए कितनी सीट्स हैं, तो वो 17% हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान की साइट से ही, कि जनरल सीट्स कितनी है, वुमेन सीट्स कितनी हैं, और नॉन मुस्लिम्स की कितनी है, और टोटल सीट्स कितनी है पर प्रोविंस पर एरिया। ठीक है, तो इनको आप लाजमी डिटेल को देख लीजिएगा। बलूचिस्तान में वुमेन सीट 4 है, केपी में 10 है, पंजाब में 32, सिंध में 14। ठीक है, देन टोटल मिला के 60 बनती हैं। और अगर इनकी हम रेशियो परसेंटेज निकाले तो वो 17% बनती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है जी, DOPP। ये भी पूछा जा सकता है कि DOPP का एब्रिविएशन क्या है या स्टैंड फॉर, तो वो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान 2001 जो है वो क्या है। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये किसके दौर में दिया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें वुमेन्स की कितने परसेंट जो है वो सीट्स हैं। तो जो हम पास्ट पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो वो ये एमसीक्यूज दिया हुआ है कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान 2001 जो है उसमें वुमेन्स की कितने परसेंट सीट हैं, तो वो हैं 33%। ठीक है, रिजर्व सीट्स हैं। दोबारा हम इसको देख लेते हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान 2001 इंक्रीज फीमेल अपॉर्चुनिटीज टू बिकम पार्ट ऑफ लोकल बॉडीज। ऑल लोकल गवर्नमेंट लेवल्स नाउ हैव 33% ऑफ रिजर्व सीट फॉर वुमेन। ठीक है, तो ये परवेज मुशर्रफ के दौर में दिया गया है। यहाँ पे अब मैंने परवेज मुशर्रफ की भी डिटेल यहाँ पे ऐड कर दी है। ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इनकी अभी 2023 में डेथ भी हुई है। आपके जीके के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये आपके जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं DOPPP की, तो उस हवाले से भी पूछा जा सकता है कि DOPPP किस जो है किसके दौर में दिया गया, तो वो परवेज मुशर्रफ के दौर में दिया गया। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो परवेज मुशर्रफ की आप डेट ऑफ बर्थ देख लें, उनकी डेथ देख लें, और देन ये इन्होंने सर्व किया है एज ए पाकिस्तान पॉलिटिशियन और प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट अगर बात करें तो इसका 10th नंबर था। और उन्होंने कब से कब तक रूल किया, 2001 से 2008 एज ए प्रेसिडेंट। बाकी आप इसकी जो है ये डिटेल देख लीजिएगा। चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, और इसका ईयर वगैरह। अच्छा, मजीद मैंने डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान के डिटेल जो है यहाँ पे ऐड कर दिया है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर इन पाकिस्तान रेफर्स टू, अब ये है क्या, इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, ट्रांसफरिंग पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे आपको पता है कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 से ऑनवर्ड पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम चलता आ रहा है, ताकि पाकिस्तान में हर सूबे में जो है लोकल गवर्नमेंट के थ्रू जो है गवर्नमेंट को जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं या गवर्नमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए थ्रू आउट। तो उसके लिए जो है इकदाम की गई हैं। अच्छा, उसमें 18th अमेंडमेंट जो है वो ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। 18 अमेंडमेंट को मैंने यहाँ डिटेल में ऐड कर दिया है। दी 18 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 2010। ठीक है, इसको आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इसको पढ़ लें, जो कि मजीद जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये इन्हेंस करता है, इन्हेंस द डेवोल्यूशन ऑफ पावर टू द प्रोविंसेस, यानी लोकल गवर्नमेंट की जो है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, और सूबों को ऑटोनॉमी
ऑटोनॉमी का दर्जा देने के लिए, ठीक है। बाकी हमारे पास नेशनल फाइनेंस कमीशन आ जाता है, 7th नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड। तो ये भी जो है प्रोविंसेस के में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की बात करता है। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके देख लें। देन हमारे पास आता है जी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम, तो ये भी आप यहाँ पे पॉज करके देख लें। ये अच्छा एज एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे, हाँ ये पूछा जा सकता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन फाइनेंस कमीशन अवार्ड के बारे में पूछा जा सकता है, 18 अमेंडमेंट के बारे में पूछा जा सकता है, अ, किसका हवाला देके, डेवोल्यूशन ऑफ पावर प्लान के का हवाला देके, ठीक है। तो बाकी ये मैंने इसलिए ऐड किया है, ये जो रेड वाला मैंने हाईलाइटेड भी कंटेंट रेड में हाईलाइट कर दिया है, ये जस्ट आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में हेल्पफुल रहेगा एज ए रेफरेंस, तो इसको लाजमी आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अगला हमारा एमसीक्यूज बनता है जी, केटी मैलेट जो हैं, इनके बारे में पूछा गया है कि ये कौन है, या इनको या ये एमसीक्यूज पूछा गया है कि रेडिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो कौन है, तो वो हैं जी केटी मैलेट। अच्छा जी, इन्होंने पेट्रियार्की की बात की और वुमेन्स के राइट के लिए बात की है। ये एक अमेरिकन फेमिनिस्ट हैं, राइटर, आर्टिस्ट और एक्टिविस्ट हैं, लेकिन हमने जस्ट इनके जेंडर स्टडीज में बात करनी है, तो जस्ट हम देखेंगे कि एक रेडिकल फेमिनिस्ट हैं जिनका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल है, जो कि मूवमेंट हुई है 1960s और 1970s की। इनकी अपनी एक बुक इन्होंने लिखी है जी, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जो कि पब्लिश हुई 1970 में। मजीद आप देख लीजिएगा कि इन्होंने पेट्रियार्की को क्रिटिसाइज किया है। फिर अगला हमारा एमसीक्यूज बनता है जी, द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान पास द वुमेन्स प्रोटेक्शन बिल ऑन 15 नवंबर 2006, ठीक है। तो वुमेन प्रोटेक्शन जो बिल है वो कब पास हुआ, एग्जैक्ट आपने मंथ और डेट याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जामिनर किसी भी तरह से एमसीक्यूज पूछ सकता है। फिर मैंने यहाँ पे डिटेल ऐड कर दिया है, वुमेन प्रोटेक्शन जो बिल है उसकी मजीद मैंने डिटेल में ऐड कर दिया है कि प्रोटेक्शन, इसको इसका दूसरा नाम भी है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, यानी क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2006, ठीक है, जो कि जो फर्दर बात करता है वुमेन्स के प्रोटेक्शंस की। इसका मेन मकसद क्या है, एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड टू वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रिक्टर पेनल्टीज फॉर ऑफेंडर एंड इंप्रूविंग लीगल प्रोटेक्शंस फॉर वुमेन। यानी वुमेन प्रोटेक्शन की बात करता है, जैसे कि ऑनर की किलिंग हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, या जस्ट कह लें कि हरेसमेंट होती है, तो उनके जो करते हैं उनके अगेंस्ट कह लो कि स्ट्रिक्ट जो पेनल्टीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करता है और वुमेन के प्रोटेक्शन की बात करता है, ठीक है। मजीद आप इसकी डिटेल को देख लीजिएगा। देन है जी हमारे पास अगला एमसीक्यूज बनता है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010, सॉरी ये उसकी डिटेल है, ठीक है, उसको देख देख लें आप। फिर हमारा अगला एमसीक्यूज, लास्ट एमसीक्यूज आज को बनता है, CEDAW, ये क्या है जी, इसकी एब्रिविएशन पूछी गई है, या पूछा जा सकता है कि ये है क्या, ठीक है। तो ये स्टैंड करता है जी, कन्वेंशन ऑन एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। ये जो CEDAW है, यानी कन्वेंशन ऑन एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, क्या है, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें जो कि अडॉप्ट की गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के थ्रू, कब 1979 में, और इसको कब फर्दर इन्फोर्स किया गया 1981 में। CEDAW इज ऑफन कॉल्ड वुमेन बिल्स ऑफ राइट्स, ठीक है। बाकी एमसीक्यू जो पेपर में पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि पाकिस्तान ने एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन कब साइन किया, तो वो मार्च 12 1996 को साइन किया। ये आपका एग्जैक्ट एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। फर्दर इसको जैसे मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब इसको अडॉप्ट किया, 1979 में अडॉप्ट किया। इसका एम क्या है जी, वुमेन के प्रोटेक्शन, वुमेन के जो राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन की बात करता है, उनकी उनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करता है, उसके बारे में ये उसके रेलिवेंट ये काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, होप सो आपके लिए ये सीरीज हेल्पफुल रहेगी। इसको फर्दर शेयर करें अपने फ्रेंड से, जिनके स्पेशल CSS है उनके लिए तो खास तौर पे एक गोल्ड माइन होगी, क्योंकि एग्जैक्ट अब एग्जाम्स भी नजदीक हैं, तो और कोई चारा नहीं है, ठीक है। अगर उन्होंने तैयार कर लिया है तो वेल एंड गुड, बट इट्स हेल्पफुल। बाकी 2024 के पेरेंट्स के लिए तो है ही। किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप लाजमी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और यूरोपियन हिस्ट्री के पास्ट पेपर सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल है, अगर किसी को चाहिए तो आप वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।